प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुकलाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th के छात्राओं के लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में। वो पाठ का नाम है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इससे पहले हमने इसका संक्षिप्त परिचय, एक में उदारीकरण, दूसरे वीडियो में निजीकरण और वैश्वीकरण अलग अलग बताया है। आज जो एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में क्वेश्चन है, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए। आपको जैसे कि पहले बहुत बढ़िया से बताया गया है कि 1991 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया। क्यों लागू किया गया पूरा विधिवत बताया गया। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि आर्थिक सुधार निम्न कारणों से आरंभ किए गए। पहला तो यही समस्या थी उस समय भारत जो है बहुत ही वित्तीय आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। मतलब इतना अपने यहाँ उधार हो गया था कि विश्व बैंक भी लोन देने से, ऋण देने से मना किया। अंत में $7 बिलियन जो है उसने दिया, तो लेकिन उदारीकरण के लिए उसने शर्त रखी। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि 1991 में भारत एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार जो आयातों के भुगतानों के लिए रखा जाता है, हमारे देश में इतना कम हो गया था विदेशी मुद्रा भंडार का कि मात्र आने वाले 15 दिन के लिए ही था। जो सरकारी राजस्व था, अर्थात जो सरकार की आय थी, कमी थी, उससे कहीं ज़्यादा सरकारी व्यय हो रहा था, जिससे बहुत ही उधार हो गया। 1991 में जो राष्ट्रीय ऋण था, जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का 60% था। इतना उधार हो गया था। जीडीपी का 60% तो केवल ऋण था अपने देश पर। मुद्रास्फीति की दर 12% प्रतिवर्ष थी। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई। उस समय महंगाई बहुत, खाड़ी का युद्ध हो गया था और औद्योगिकरण में भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। इससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, महंगाई बढ़ने लगी। 12% प्रतिवर्ष था महंगाई, अर्थात मुद्रास्फीति की दर। इन सब कारणों की वजह से भारत में आर्थिक सुधार आरंभ किया गया। दूसरा प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। विश्व व्यापार संगठन आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि इसमें 164 सदस्य हैं। इसका कार्यालय जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई। अब सदस्य होना क्यों आवश्यक है? देखिए, अगर किसी भी देश की हम बात करें, अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या विश्व बैंक से ऋण लेना है तो उसे विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो ये दोनों जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो ऋण नहीं देंगे। इसके अलावा जो अन्य देश हैं, 164 देश, उनके साथ अगर मुफ्त व्यापार करना है, इसके लिए भी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना जरूरी है। अगर WTO का सदस्य नहीं है और भले ही उसका बहुत ज़्यादा वैश्वीकृत आयात निर्यात हो रहा है, फिर भी विश्व व्यापार का लाभ वो नहीं उठा सकता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों जरूरी है। 2-3 बातें मुख्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से ऋण लेना होगा तब जरूरी है, और विश्व के देशों से मुफ्त व्यापार करना है तब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना जरूरी है। तीसरा है प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया। देखिए, नियंत्रक का मतलब कंट्रोलर हुआ और सुविधा प्रदाता का मतलब सहायता करने वाला हुआ। RBI जो है भारत का एक केंद्रीय बैंक यही है, ओनली वन, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक का काम करता था, कंट्रोलर का। लेकिन बाद में जब 1991 में नई आर्थिक नीति लागू किया गया तो इसको कंट्रोलर से हटा करके थोड़ा सा पावर कम किया गया, मतलब सहायता के रूप में इसे करने के लिए परिवर्तित किया गया। तो ये पूछ रहा है कि क्यों परिवर्तित किया गया। तो देखिए, वही चीज़ लिखा है कि RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
पहले कंट्रोलर के रूप में था और खुद ब्याज तय करता था कि बैंकों को कितने ब्याज निर्धारित करने हैं, देने हैं, लेने हैं। और इतना ही नहीं, जो व्यावसायिक बैंक हैं उनके प्रबंधकीय निर्णयों को भी ये प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था। आप देखिए 3 बातें इसमें बताया गया कि कंट्रोलर का काम करता था, खुद ब्याज निर्धारित करता था और व्यावसायिक बैंकों के जितने भी मैनेजमेंट निर्णय होते थे आरबीआई जो है नियंत्रित करती थी। लेकिन उदारीकरण के बाद आरबीआई ने इसमें नियंत्रण में कुछ कमी किया गया। सबसे पहला कमी तो ये किया गया कि इसके अंदर जो ब्याज दर को निर्धारित करना था उसे बाजार बलों द्वारा निर्धारित होने के लिए स्वतंत्रता कर दिया गया। बाजार में कितनी पूर्ति हो रही है, कितनी मांग हो रही है, उसके हिसाब से ब्याज निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया बाजार के ऊपर, अर्थात आरबीआई निर्धारित करने की बाध्यता समाप्त कर दी गई। दूसरा ये था कि जो व्यावसायिक बैंकों को प्रबंधन निर्णय की स्वतंत्रता नहीं थी ये दे दी गई, अर्थात बैंक जितने भी व्यावसायिक बैंक हैं अपने मैनेजमेंट से निर्णय स्वतंत्र थे लेने के लिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब बैंकों को स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल गई तो वो बाजार में कंपटीशन की भावना से पैसे जुटाना और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कार्य करना, ये सब जो है लाभ होने लगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई जो है सहायता के रूप में क्यों किया गया कंट्रोलर से परिवर्तित करके। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर, जो कमर्शियल बैंक हैं, उन पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है। तो सबसे पहला तो यह है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह उस न्यूनतम रोकड़ के मतलब आप मनी से समझ लें, मुद्रा से, कि रोकड़ की राशि या अनुपात निर्धारित करता है जो हर व्यावसायिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। इसे नकदी आरक्षित अनुपात CRR कहा जाता है। प्यारे बच्चों, प्रत्येक ये रिजर्व बैंक ने रूल बना रखा है कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, व्यावसायिक बैंक हैं, उनका वो हर साल फिक्स करता है कि रिजर्व बैंक के पास इतने पैसे उन बैंकों को रखना है, जिसको हम कहते हैं नकदी आरक्षी अनुपात CRR। तो CRR जो है ये सभी बैंकों को कुछ न कुछ पैसे जो है रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित होता है, रिजर्व बैंक के पास रखने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों का एक कार्य नियंत्रण का तो ये है। दूसरा है, यह उस न्यूनतम अनुपात निर्धारित करता है जो नकद या तरल परिसंपत्तियों के रूप में एक बैंक को अपने पास रखना होता है। इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अभी आपने पहले पॉइंट में पढ़ा कि अपने कमाई का मतलब अपने जो बैंक में आय व्यय हो रहा है उसका एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के पास रखना था। और दूसरा ये कह रहा है कि कुछ नकद अपने बैंक के पास स्वयं रखना पड़ता है। पहला वाला पॉइंट जो नकदी आरक्षी अनुपात है वो रिजर्व बैंक के पास होगा, वैधानिक तरलता अनुपात जो है बैंक स्वयं रखेगा, नकदी जिसको कहते हैं SLR। तीसरा है, रिजर्व बैंक वह ब्याज दर निर्धारित करता है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है। जिस प्रकार से हमें पैसे की ज़रूरत होती है और हम बैंक से जाते हैं, पैसा उधार लेते हैं, तो बैंक हमें कुछ ब्याज पर पैसे देता है। उसी प्रकार से जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से पैसे लेते हैं बिना सिक्योरिटी जमा किए, तो रिजर्व बैंक उसे से ब्याज लेता है बैंक से, जिसे हम बैंक दर कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नकदी आरक्षी अनुपात के द्वारा, वैधानिक तरलता अनुपात के द्वारा और बैंक दर के द्वारा आरबीआई व्यावसायिक बैंकों पर नियंत्रण रखता है। अगला क्वेश्चन है, रुपए के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। ये पहले भी पढ़ाया गया है। कोई भी देश अपने ही मुद्रा का मूल्य घटा दे, घटाने का मतलब कमी कर दे, उसकी वैल्यू कमी कर दे, तो मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। जब अपने देश का कोई मुद्रा का मूल्य घटा देगा तो दूसरे देश के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ सस्ता हो जाएगा, अर्थात हमारा माल वो ज़्यादा खरीदने लगेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू कम रहेगी तो उन्हें कम देना पड़ेगा, अर्थात निर्यात बढ़ जाएगा।
और हमें कोई चीज़ मंगाना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मनी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुद्रा का मूल्य घटा दिया गया है, अर्थात आयात कम होगा, आयात महंगा पड़ेगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा। दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि आयात कम होगा, निर्यात बढ़ेगा। मुद्रा का अवमूल्यन से निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाता है, जिससे व्यापार का संतुलन ठीक हो जाता है। तो रुपए का अवमूल्यन का मतलब एक लाइन में परिभाषा का याद करनी है तो ये होगा कि कोई भी देश अपने ही मुद्रा का मूल्य घटा दे, उसे हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें अंतर करिए। युक्ति युक्त और अल्पांश विक्रय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार, प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक। अब इसमें हमने 2 कॉलम बना दिया। पहले वाले में लिखा है अल्पांश विक्रय, युक्ति युक्त विक्रय। प्यारे बच्चों, अगर इसको हम तोड़ें, अल्पांश, अल्प अंश, अल्प का मतलब होता है कुछ, अंश का मतलब हिस्सा, इक्विटी, और विक्रय का मतलब बेचने के लिए। तो अल्पांश विक्रय, अल्पांश विक्रय को हम पहले बता दूं कहते हैं विनिवेश। और विनिवेश आपको बताया गया है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंश जो है, हिस्सा, इक्विटी, मतलब देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है अगर उसमें कुछ हिस्सा निजी सेक्टर में देना चाहती है गवर्नमेंट, तो जो उसका मूल उसका उद्यम है, उद्यम का हिस्सा, जो मेन पूंजी है, उसका हिस्से को कुछ अंश छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर, और उसे वो बेच देती है। उससे जो पैसा मिलता है उसे उसमें ले लेती है अपने पास। इसे हम विनिवेश कहते हैं। ध्यान ये दीजिए कि वो बेच करके अंश को, इक्विटी को पैसे लेती है, जिसे हम कहते हैं विनिवेश। युक्ति युक्त विक्रय क्या है? इसके अंतर्गत 51 से 100% तक शेयर महत्वपूर्ण क्रेता को बेच दिए जाते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि उदारीकरण में क्या हुआ कि वित्तीय क्षेत्र में सरकार ने 51% से 100%, जो बड़े बड़े पूंजीपति घराने वाले थे उनको 100%, मतलब पूरा निजीकरण करने के लिए 100%। गवर्नमेंट ये देखी कि तो 51%, 50% तक आकर्षित नहीं हो रहे हैं विदेशी निवेशक, तो उन्होंने 51 से 100% तक देने के लिए तैयार हो गई, जिसे हम कहते हैं कि निजीकरण हो रहा है, अर्थात वो पूरा प्राइवेट सेक्टर में बेचना शुरू कर दी। 51% से 100% तक वो निजीकरण कहा गया। तो अल्पांश विक्रय का मतलब विनिवेश हुआ और युक्ति युक्त विक्रय का मतलब निजीकरण हुआ। दूसरा है द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार में अंतर। देखिए, द्विपक्षीय नाम से लग रहा है कि इसमें 2 पक्ष होंगे, 2 देश होंगे। एक व्यापार समझौता, भाई देशों के बीच में व्यापार करने के लिए समझौता होता है। अगर 2 देश मिल करके समझौता करते हैं तो उन्हें द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। और अगर एक व्यापार समझौते में 2 से अधिक देश शामिल होते हैं तो उन्हें हम बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। जब तक विश्व व्यापार संगठन का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले द्विपक्षीय व्यापार का ही प्रचलन था। लेकिन जैसे ही WTO का गठन हुआ तो WTO तो बहुपक्षीय 164 देश हैं, बहुपक्षीय व्यापार समझौते के पक्षधर, मतलब 102 देशों में तो होता ही नहीं है, ज़्यादातर देशों में होता है, तो हम कहते हैं कि बहुपक्षीय व्यापार हो रहा है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब है प्रशुल्क अवरोधक और अप्रशुल्क अवरोधक। देखिए, प्रशुल्क, अवरोधक का मतलब रोकना, बाधा। प्रशुल्क टैक्स, ये आयातित वस्तुओं पर कर के रूप में लगाए जाते हैं। आयातित वस्तुओं पर, जैसे सीमा कर, आयात कर। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु विदेश से आ रहा है उस पर टैक्स क्यों लगाते हैं? देखिए, गवर्नमेंट इसलिए उसे लगाती है कि वस्तु जो आयात से हो रही है, आ रही है, वो महंगी हो जाए। जब महंगी वस्तु हमारे देश में वो होकर के आएगी, टैक्स देगा तो महंगा होगा, आयातित वस्तुएं सभी महंगी हो जाएंगी। और अपने देश की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती रहेंगी, तो अपने देश की वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अपनी देश की देसी वस्तु, मतलब उद्योगों की सुरक्षा के लिए, देसी वस्तुओं की बिक्री के लिए आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाते हैं, प्रशुल्क कहते हैं। अप्रशुल्क अवरोधक में क्या है? ये मात्रा से है, ये आयात पर लगाई गई मात्रात्मक प्रतिबंध, जिसे हम कोटा भी कहते हैं।
जो भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए लगाया जाता है। देखिए, सरकार केवल टैक्स लगा करके महंगाई नहीं करती है, बल्कि आयात की सीमा निर्धारित कर देती है कि इससे ज़्यादा आप वस्तुओं को नहीं आयात कर सकते, जिसे हम कोटा कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में। इसलिए ऐसा किया जाता है कि ज़्यादा मात्रा में किसी वस्तु का जब आयात हो जाएगा तो अपने देसी वस्तुओं की बिक्री कहाँ हो पाएगी, अपने यहाँ के उद्योग पीट जाएंगे, अपने यहाँ के उद्योगों की मांग घट जाएगी। इसलिए आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है मात्रा पर। तो आप समझ गए होंगे कि प्रशुल्क में आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाया जाता है और प्रशुल्क में आयातित वस्तुओं की मात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और प्रशुल्क में दूसरा है कि इनके दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो यह है कि वस्तु महंगी हो जाएगी तो यहाँ के जो आंतरिक उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनकी रक्षा होगी। और घरेलू उद्योगों की रक्षा के साथ साथ जब हम टैक्स ज़्यादा आयातित वस्तुओं पर लगाएंगे तो हमारी सरकारी राजस्व, सरकारी आय में वृद्धि होगी। अप्रशुल्क क्या है? जब हम मात्रा प्रतिबंध लगा देंगे तो विदेश से कम वस्तुएं आएंगी, तो इससे हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उनकी रक्षा होगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 6 तक हम लोग पढ़े। अगले वीडियो में इसके जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो NCERT के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। देखिए, पहले मैंने पाठ को बहुत अच्छे से बताया है, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करा रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वीडियो की संख्या बढ़ रही है, बढ़े या घटे, जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। अगर लाइक है, अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में कमेंट करिए, शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।